हेलो, गुड मॉर्निंग छात्रों। आरटीपीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है, बीए फर्स्ट ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र विषय हिंदी साहित्य, कहानी 9 गदर नाम है कहानी का। और इससे पहले हमने 8 कहानियाँ आपको कंप्लीट करवा दी हैं और उसके मोस्ट क्वेश्चन जो भी थे कंप्लीट हो चुके हैं। तो 9वीं कहानी में आपको पहला, दूसरा और चौथा क्वेश्चन करवा दिया गया है। कहानी की पूरी डिटेल, पात्रों से संबंधित, पात्रों के चरित्र चित्रण से संबंधित, वातावरण से संबंधित, उद्देश्य से संबंधित सब कुछ क्लियर हो चुका है, अध्ययन करवा दिया गया है पिछले वीडियोज में, जो आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो कहानी है बच्चों, इसके लेखक है राघव राघव, जिनका मूल नाम जो है TNV आचार्य है। और ये कहानी जो है यह आंचलिक कहानी है। इसमें अहिंदी भाषी क्षेत्र के निर्बल वर्ग, जनजाति और आदिम जातियों की संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था देखने को इस कहानी में मिल जाती है। तो बच्चों, आप आगे देखेंगे जैसा कि आपके क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। हमने आपको बताया यह एक आंचलिक कहानी है, तो किस प्रकार से है प्रश्न देखेंगे आप। तीसरा प्रश्न है, आप कैसे कह सकते हैं कि राघव राघव की गदर कहानी एक आंचलिक कहानी है। अपने कथन के समर्थन के लिए उपयुक्त उदाहरण भी दीजिए। प्रश्न में ये कहा गया है बच्चों कि राघव राघव की जो गदर कहानी है, गदर एक महिला का नाम है जो बहुत ही गुर्जर परिवार से संबंधित है और बहुत ही निडर और साहसी दबंग महिला है, जो अपने स्वाभिमान के लिए जीवन भर लड़ती रहती है और अंत तक किसी से डरती नहीं है, निडरता से हर परिस्थिति का सामना करती है। ऐसी महिला का जीवन चरित्र बहुत ही श्रेष्ठ बताया गया है इस कहानी के अंदर। और साथियों, ये कहानी जैसे कि आप स्पष्ट कह दिया गया, आप कैसे कह सकते हो। जैसे हमने कहा कि यह एक आंचलिक कहानी है, तो हमें यह भी बताना कि आंचलिक कहानी के लक्षण क्या हैं, वो किस प्रकार से आंचलिक कहानी कही गई है। तो उसको बताने से पहले हम बात करेंगे आंसर में सामान्य विवेचन की बात करते हैं आपसे। इसका सामान्य विवेचन इस प्रश्न का क्या है देखेंगे आप आगे। तो साथियों, सामान्य विवेचन में हिंदी कहानी की विकास यात्रा में जैसे कि अनेक पड़ाव, अनेक मोड़ आए हैं। आज हिंदी कहानी बहुत समृद्ध, बहुत उन्नत विधा के रूप में समादृत है। अनेक प्रकार की कहानियों में से कहानी का एक प्रकार आंचलिक कहानी है। एक प्रकार जो है ना कहानियों का, वो है आंचलिक। साथियों, राघव राघव की गदर भी एक आंचलिक कहानी है। इसमें आंचलिक कहानी की विशेषताएं विद्यमान हैं बच्चों, और यह कहानी राघव राघव की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। गदर कहानी आंचलिक कहानी है। यह स्पष्ट करने से पहले संक्षेप में जान लेना उचित होगा कि आंचलिक कहानी किसे माना जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर यह एक आंचलिक कहानी तो है, लेकिन इस कहानी को आंचलिक कहानी कैसे माना जाएगा। तो अब हम बात करेंगे, पॉइंट पे ले चलते हैं आपको। आंचलिक कहानी के लक्षण। आंचलिक कहानी के लक्षण क्या है उसकी चर्चा कर लेते हैं, उसका अध्ययन आपको करवा देते हैं। तो बच्चों, आंचलिक कहानी के जो लक्षण हैं, जैसे कि स्वतंत्रता के बाद हिंदी कहानियों के स्वरूप में बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ता है। जैनेन्द्र, अज्ञेय, जोशी और यशपाल की कहानी की धाराएं जहां अपनी चरम सीमा पर पहुंची, उसके बाद हिंदी कहानियों में एक जबरदस्त गत्यावरोध का समय आया। एक कारण तो यह था कि उस समय कहानी चरम सीमा तक विकसित जान पड़ती थी, इसलिए कोई नई दिशा निकाल पाना कहानीकारों को कठिन लग रहा था। साथियों, दूसरे प्रगतिशील
उग्र आलोचकों के निर्मम प्रहारों के डर से कहानी में नवीनता लाने का सबको साहस नहीं हो पा रहा था। इस समय हिंदी कहानी से उर्दू कहानी धारा का भी संगम हुआ था। साथियों, परिणाम स्वरूप कहानीकार ने नई उभरी समस्याओं, हलचलों की चुनौतियों को स्वीकार करना आरंभ किया। साथियों, लेखकों ने यथार्थ दृष्टि अपनाई। ऐसे कहानीकारों में निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडेय, मनु भंडारी, रेणु शेखर, लक्ष्मी नारायण लाल आदि उत्साही दिखाई पड़े। ये सब कहानीकारों के नाम हैं बच्चों, जो आपने पाठ्यक्रम के अंदर 10th, 12th, 9th, 11th, 12th में भी सुने होंगे। ये नाम जो कहानीकारों से संबंधित नाम हैं, जिन्होंने अपना उत्साह बनाए रखा और अपने उत्साह के साथ इन कहानियों को आगे बढ़ाया। किस प्रकार से? तो बच्चों, उन्होंने कहानी के क्षेत्र में आए गतिरोध को तोड़ने का प्रयास किया। जैसे कि फणीश्वर नाथ रेणु ने मारे गए गुलफाम जैसी भिन्न प्रकार की कहानी लिखी। मारे गए गुलफाम। तो साथियों, कुछ कहानीकारों ने अपने अंचल विशेष की विषय सामग्री को लेकर कहानियां लिखनी शुरू की। इन कहानियों के लेखकों ने अपने व्यक्तित्व की ईमानदारी, विषय सामग्री की नई ऐतिहासिकता, नई रचना प्रक्रिया का परिचय दिया। साथियों, पहले प्रेमचंद की कहानियों में और भगवती चरण वर्मा की कहानियों में, रचनाओं में आंचलिकता की झलक दिखाई पड़ती है और एक स्वतंत्र प्रकार की कहानी के रूप में सबसे पहले फणीश्वर नाथ रेणु ने आंचलिक कहानी और उपन्यास लिखने शुरू किए थे। तो बच्चों, इनके अतिरिक्त राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र राव आदि ने भी आंचलिकता के तत्वों से युक्त कहानियां लिखी हैं। ऐसी कहानियों में कथानक अंचल विशेष का रहता है। कहानीकार कहानी के माध्यम से आंचलिक परिवेश को अपनी संपूर्णता में साकार करने का प्रयास करता है और उसी के अनुरूप कहानी का शिल्प, कहानीकार का यथार्थ दृष्टिकोण रहता है। तो ये बात हुई आपकी आंचलिक कहानी के जो लक्षण थे वो ये थे। अब हम बात करेंगे आपको गदल आंचलिक कहानी के रूप में। पॉइंट है ये आपका। गदल आंचलिक कहानी के रूप में। तो गदल कहानी जो है साथियों, आंचलिक कहानी के रूप में, इसके कौन कौन से रूप हैं वो आपको पॉइंटों में बताए गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5 से लेके 10 तक आपके पॉइंट आए हुए हैं। उन पॉइंटों को कोई विशेष नाम नहीं दिया गया, ओनली नंबर दिया गया है। तो उन नंबरों के आधार पे हम हर पॉइंट को क्लियर करेंगे, उसका अध्ययन करवाएंगे और आप देखेंगे आगे कि आंचलिक कहानी के कितने रूप हैं, किस किस रूप में आंचलिक कहानी को लेखक के द्वारा क्लियर किया गया है कि इसके कितने रूप हैं आंचलिक कहानी के, उससे आपको अवगत करवाएंगे। तो साथियों, बात करते हैं आंचलिक कहानी के रूप में जो गदल कहानी है उसकी। तो पहला पॉइंट है इसका नंबर 1, कहानीकार ने गदल कहानी में पात्रों के नाम भी ग्रामीण अंचल की तरह ही रखे हैं। जैसे गांव में अक्सर क्या होता है, राहुल, रमेश, इस तरह के नाम नहीं रखे जाते हैं। गांव में क्या होता है, डोडी, गुन्ना, मुन्ना, मोनी, मोना, इस तरह के नाम ज़्यादा रखे जाते हैं
बच्चे के जैसे हाव भाव होते हैं पप्पू, तो पप्पू तो हमेशा पप्पू ही रहता है, चाहे वो बूढ़ा हो जाए तब भी पप्पू। तो बच्चों गांव के अंदर जो नाम रखे जाते हैं वो थोड़े से अजीब होते हैं, लेकिन लगता है कि अच्छे नाम हैं। और सिटी के नाम थोड़े अलग, शहर सिटी के अलग हिसाब से होते हैं। तो यहाँ जो कहानीकार ने है ना जो नाम दिए हैं पात्रों को, वो ग्रामीण अंचल की तरह ही रखे हैं, जैसे डोडी, गदल, निहाल, गिर्राज, गुन्ना, चंपा, चमेली, नारायण, मौनी, दुल्लो, चिरंजीलाल आदि। ये सभी पात्र हैं। अन्य पात्रों में आते हैं बच्चों। और मुख्य पात्र में कौन आता है? मुख्य पात्रों के अंदर 3 हैं, गदल, डोडी और गुन्ना। तो सब में इन तीनों पात्रों में जो मुख्य पात्र है ना 3, इन तीनों पात्रों में सर्वश्रेष्ठ पात्र कौन सा है? गदल। तो साथियों इनमें भी चिरंजीलाल जैसे कुछ अच्छे से प्रतीत होने वाले नाम पुजारी आदि के हैं। नामों में जाति के आधार पर भी अंतर रखा गया है साथियों, जैसे जिसकी जाति है उसके आधार पर नाम दिया गया है। तो नाम प्रायः उद्भव है, पुराने ढंग के हैं। अब हम बात करेंगे आपको दूसरे पॉइंट की। नंबर 2, पहला नंबर आपका क्लियर हो चुका है। आप समझना चाहे तो ऐसे भी समझ सकते हैं। नंबर 1, फिर आ जाएगा आपका नंबर 2, नंबर 3, फिर नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10। ठीक है, ये 10 नंबर हैं आपके। उसके बाद में आ जाएगा निष्कर्ष, क्योंकि इन्हें नंबरों के हिसाब से इस कहानी को समझाया गया है। आंचलिक कहानी के जो रूप बताए गए हैं वो 10 प्रकार के बताए गए हैं बच्चों। तो आप देखेंगे अभी आपका एक ही पॉइंट क्लियर हुआ है। तो दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरे पॉइंट में साथियों इस कहानी का कथानक जो है ना ग्रामीण अंचल से संबंधित है। गदल का पति खत्म हो गया था। गदल के देवर की पत्नी उससे भी पहले मर गई थी, परंतु देवर डोडी ने दूसरा विवाह नहीं किया था। गुन्ना के समाप्त हो जाने पर, जो कि गदल का पति था गुन्ना, उसके खत्म हो जाने पर गदल तो अपने देवर डोडी के लिए बैठना चाहती थी, परंतु डोडी ने गांव वालों के लिहाज से, घर के भतीजों के लिहाज से गदल को नहीं अपनाया था। उसने कहा था बेटे सोचेंगे शायद चाचा का अम्मा से पहले से ही नाता था, तभी तो चाचा ने दूसरा विवाह नहीं किया चाची के मरने के बाद, ऐसा सोचेंगे बच्चे। इस डर से उसने गदल को नहीं अपनाया। और क्या कहा, भैया की भी बदनामी होती ना, यानी मेरा भाई जो मर चुका है उसकी भी बदनामी होती, इसलिए इन चीज़ों के डर से डोडी ने गदल को नहीं अपनाया। साथियों वह डरता था कि जग हंसेगा, उसे अपने बूढ़े होने के नाते इज्जत का ध्यान रखना था। गदल यह सब न समझ पाई और देवर डोडी को नीचा दिखाने बदले की भावना से दूसरे मर्द मोनी को अपना दूसरा पति बना लिया था। साथियों इस उम्र में जबकि गदल नाती पोते वाली थी, तो इस प्रकार कथानक ग्रामीण अंचल से संबंधित है। साथियों ये था आपका दूसरा पॉइंट। आप समझ गए होंगे कि कहानी का ये दूसरा रूप बताया गया है। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि कहानी का तीसरा आंचलिक रूप कौन सा लेखक ने बताया है, कहानीकार ने बताया है। तो देखेंगे आगे। तीसरा पॉइंट की बात करते हैं। गदल अपने पति के मर जाने पर और देवर द्वारा स्वीकार न किए जाने पर दूसरे घर बैठ गई थी और उसने मोनी को अपना पति बना लिया था। इस कारण घर की बेइज्जती मानकर गदल के लड़के ने गदल को पीटा था। साथियों गाँव में, पिछड़े परिवारों में ऐसा भी देखने को मिलता है। आंचलिक कहानी में पूरे आंचलिक परिवेश को
प्रस्तुत करने साकार करने के लिए कहानीकार बहुत तरह के वर्णन करता है और गदल का दूसरा पति कर लेना उसके घर वालों की नाक काटने के बराबर था। तो जैसा कि उसके लड़के निहाल ने कहा था, सुन ले परमेश्वरी जग हंसाई हो रही है, खारियों की तो तूने नाक कटाकर छोड़ी। खारियों मतलब गुजरों में ये जाति होती है खारिया, तो खारियों की तो तूने नाक कटाकर छोड़ी है। इस प्रकार किसने बोला था? गदल के बड़े बेटे निहाल ने। सुन ले परमेश्वरी इस तरह से अपनी माँ से बात की थी। अब हम बात करेंगे बच्चों चौथे पॉइंट की। चौथे पॉइंट में कौन सा रूप बताया गया है देखेंगे आप। ये आंचलिक कहानी किस प्रकार की कहानी है। तो चौथे पॉइंट में लेखक ने यह भी बताया है कि गदल की ससुराल वाले खारिया जाति के थे और दूसरे पति की जाति लोहरे थी। अब आप समझ गए होंगे कि गुजरों में भी कई जातियां होती हैं। जैसे कि गदल का जो ससुराल था, मेन ससुराल, वो खारिया था और दूसरा पति था वो लोहरे थे, जाति उनकी लोहरे थी। दोनों में विवाह संबंध नहीं होते थे। खारी गुजर अपने को लाहौरों से ऊंचा समझते थे, ऐसा कहानी से प्रतीत होता है। गदल की लड़कियां झाज और विस्तारा में ब्याही थी। झाज और विस्तारा ये भी जातियों के नाम हैं साथियों, विस्तारा में ब्याही थी। इस प्रकार जाति स्थान जातियों की ऊंच नीच का भी कहानी में उल्लेख किया गया है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि लेखक ने किस प्रकार से जातिवाद को रखकर कहानी का रूप दिया है। अब हम बात करेंगे पांचवें पॉइंट की। पांचवा पॉइंट है आपका, पांचवें पॉइंट की बात करते हैं। तो पांचवें पॉइंट में बच्चों लेखक बताना चाह रहा है कि नई ससुराल में गदल की जिठानी दुल्लो, नई ससुराल यानी नया पति जो उसने किया था मोनी नाम का, तो नई ससुराल में उसकी जो जिठानी लगती थी उसका नाम क्या था? दुल्लो। तो गदल पर रौब दिखाना चाहती थी। सुबह जब गदल अपने देवर अपनी पहली ससुराल से लौटकर आई तो जेठानी को अपने देवर मोनी से शिकायत करने का मौका मिल गया। साथियों, पर गदल ने जेठानी का रौब न माना। उसने अपने पति मोनी से अलग रहने की बात कही। उस समय सामाजिक परंपरा के अनुसार दूसरे के घर बैठने का दंड भरना पड़ता था और गदल का लड़का नारायण दंड लेने आया था। सो गदल ने ही उसे अपने कड़े और हंसुली उतार कर दे दी थी। तो साथियों, इस प्रकार विधवा नारी दूसरा पति कर सकती थी पर उसे दंड भरना पड़ता था। यह कहानी में बताया गया है। ये इसका पांचवा स्वरूप था कहानी का। तो अब हम बात करेंगे छठवें पॉइंट की। पॉइंट नंबर 6 पर चलते हैं। छठवां पॉइंट गदल कहानी का छठवां रूप। तो आप देखेंगे बच्चों कि छठवें रूप में कहानीकार ने कौन सा रूप बताया है कहानी का। जैसे कि जातीय शिष्टाचार की भी गदल कहानी में चर्चा की गई है। निहाल को रास्ते में चिरंजीलाल पुजारी दिखाई दिए तो उसने पुजारी से कहा था, पाए लागू पंडित जी। लेखक ने गंवारिया, लोहारे, खारिया, ब्राह्मण, कढेरा इन सभी जातियों की चर्चा की है। ये सारी जातियाँ कुछ तो जाति उसकी हैं जो अपने गुजर हैं और गुजरों की जाति है और एक ब्राह्मण जाति भी है। तो साथियों, लेखक ने यहाँ पर जातियों का भी क्लियर कर दिया, जातियों की भी चर्चा की है। उस रूप में भी कहानी को आंचलिक कहानी का रूप दिया है। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 7 की। 7वां पॉइंट है आपका, देखेंगे आगे। यहाँ पॉइंटों में ही कहानी के रूप दिए गए हैं, किस किस प्रकार से कहानीकार ने कितने रूप बताए हैं आंचलिक कहानी के। तो देखेंगे 7वां पॉइंट,
गांवों में मनोरंजन के जो साधन होते हैं उनमें से ढोला की चर्चा की गई है। ढोला मारू सबने सुना होगा। निहाल ने खाने के समय अपने काका डोडी को खोजा और पता चला कि वे ढोला सुनने गए हैं। तो गांव में बहुत से निपटारे पंचायत के माध्यम से किए जाते थे। निपटारे मतलब न्याय, ऐसा इस कहानी से पता चलता है। अब हम बात करेंगे 8वें पॉइंट की बच्चों। तो अंचल विशेष का खान पान अलग अलग होता है। प्रस्तुत कहानी में मोनी के खाने के लिए गदल ने जो वस्तुएं दी वे भी गरम गरम रोटी और आम की चटनी, इसी तरह हुक्का की चर्चा की गई है। खाना खाकर उठा तो गदल हुक्का भर कर दे गई। छाछ बिलोनी का प्रसंग भी कहानी के अंतर्गत आया हुआ है। तो साथियों, दावत में कुओं का प्रयोग होता है, यह भी स्पष्ट है। तो ये कहानी जो है ना, आठवां जो कहानी का रूप है वो भी आंचलिक कहानी का ही रूप है। और अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 9 की। नौवा पॉइंट है आपका, देखेंगे आगे 9वें पॉइंट में। तो बच्चों, 9वां पॉइंट जो है उसमें कहानी का कौन सा रूप दिया गया है देखेंगे, आप आगे समझेंगे इसको। किसी व्यक्ति के मरने पर कारज यानी मृत्यु भोज होता है। हम सभी जानते हैं, हमारे समाज में ये काम होते रहते हैं। कभी किसी का जन्म होता है तो कभी किसी की मृत्यु होती है, और ये क्रियाकलाप आगे से आगे चलते रहते हैं समाज में। हम सब देखते हैं, हम सब समझते हैं इन चीज़ों को। तो साथियों, उसी का मृत्यु भोज की बात हो रही है इस कहानी में। तो यहाँ उसका भी उल्लेख किया गया है। गांवों में मृत्यु भोज की परंपरा दृढ़ता से बद्धमूल है। सरकार ने यद्यपि 25 से अधिक व्यक्तियों को खिलाने पर पाबंदी लगा रखी थी, फिर भी बड़ा भोज न करने में गदल बेइज्जती समझती थी। उसने पुलिस को रुपए देकर बड़ा भोज करवा दिया था। जब उसका देवर डोडी खत्म हो गया था तो उसने पुलिस को रिश्वत दी थी, और रिश्वत दे करके उस छोटे से भोज को बड़े भोज में बदल दिया था। तो अब हम बात करेंगे आपके 10वें पॉइंट की। तो साथियों, 10वें के बाद में 11वां पॉइंट भी है। 10वां पॉइंट की बात करते हैं। 10वें पॉइंट में बच्चों लेखक ने कौन सा रूप दिया है देखेंगे आप आगे। 10वां पॉइंट, गदल कहानी में आंचलिक शब्दों, जैसे कि हमने बीच में फर्स्ट क्वेश्चन में भी चर्चा की थी इसकी, मुहावरों गालियों का प्रयोग हुआ है। जैसे कौन कौन से मुहावरे और गालियाँ आती हैं इसमें देखेंगे। निपूते, कुनबे, कड़ी खाए, तेरी सींग पर बिल्लियाँ चलवा दूँ, आसरतू, कम बखत, तेरी कोहनी बजे, औरों की बिछिया छनके, ये मुहावरा दे दिया है। बिरादरी, बैयर, कड़ती, चूल्हे की मिट्टी खाकर जनना, समझ लीजो, घुटना पेट को मुड़ना, बिधना मेरे ठेंगे पर, न्यार, न्यार कटाऊं, कंडों, कंडा जो गोबर के थोपले होते हैं उनको कंडा बोला जाता है गांव में। उघाड़ा, उघाड़ा जो वस्त्र निर्वस्त्र होता है उसको उघाड़ा बोलते हैं। और टिंकड़, डाग, डाग तो ऊपर कोई चीज़ होती है उसको डाग बोलते हैं। तो साथियों, इस तरह से 10वां जो पॉइंट है आपका वो मुहावरे और गालियों से भरा हुआ है। आप समझ गए होंगे कि ये चीज़ें सभी गांव गली में ही बोली जाती हैं। शहर सिटी में इन चीज़ों को कोई समझता भी नहीं है। तो साथियों, इस तरह से 10 पॉइंट आपके कंप्लीट हुए। अब हम चलते हैं 11वें पॉइंट पर। 11वें पॉइंट की चर्चा करते हैं। तो बच्चों, 11वें पॉइंट में इस कहानी का जो रूप दिया है वो क्या है देखेंगे।
गदल के माध्यम से कहानीकार ने गांव में आ रही राजनीतिक चेतना की भी चर्चा की है। गांव वाले अब कभी कभी पुलिस वालों से भी टक्कर ले लेते हैं। कारण यह है कि वे समझते हैं कि अंग्रेजों का राज्य नहीं है, देश स्वतंत्र है और इस आज़ादी के युग में सरकार मनमाने नियम नहीं थोप सकती। तभी तो गदल दावत में पुलिस का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करती है। साथियों, गांव में आपसी ईर्ष्या रहती है, पुलिस केस होते रहते हैं, यह भी कहानी से स्पष्ट होता है। तो बच्चों, इन सभी कारणों से पता चलता है कि वास्तव में ये गदल नाम की जो कहानी है सच में आंचलिक कहानी है। तो अब हम ले चलेंगे आपको निष्कर्ष की ओर। आपके 11 पॉइंट जो कहानी के रूप में 11 पॉइंट दिए गए हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करेंगे निष्कर्ष की। तो बच्चों, निष्कर्ष में देखेंगे, आप समझ चुके होंगे कहानी का पूरा कि कहानी किस प्रकार से कितने रूपों में विभाजित हुई है। तो इस प्रकार गदल कहानी कथानक, पात्रों के नाम, पात्रों के कार्य व्यवहार, वेशभूषा, खान पान, अंधविश्वास, परंपरा, रीति रिवाज, बोली, लोकोक्तियों, गालियों, हुक्का, औसारे, ढोला जैसे मनोरंजन के साधन आदि के कारण यह एक आंचलिक कहानी सिद्ध होती है। साथियों, कहानी द्वारा अंचल विशेष का जीवन साकार करने में इसमें सफल प्रयास किया गया है। तो ये कहानी आपकी कंप्लीट हो चुकी है बच्चों। और कहानी के चारों क्वेश्चन, जो इसमें 4 क्वेश्चन आए थे, वो सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, पूरे हो गए हैं। और आपकी कहानी बुक का नाम है कहानी चयनिका। उसके सभी 9 कहानियाँ जो थी उससे मोस्ट क्वेश्चन जितने भी थे जिस कहानी के, वो सभी कंप्लीट करवा दिए हैं। पूरे वीडियोज आपको पिछले वीडियोज में ये सारी कहानियों के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो अब हम आगे आपको ले चलेंगे बच्चों। एक बुक आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है और अब हम ले चलेंगे आपको गद्य की विधाएं। उसमें आपके 5 पाठ हैं और अलग अलग नाम हैं उनके। तो गद्य की विधाओं में हम आपको पहला जो पाठ है पोस्ट कार्ड के नाम से, उस पर चर्चा करेंगे। आगे ले चलते हैं, आपको देखेंगे आगे।